नमस्कार, मैं रमेश कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज इस वीडियो में एम.कॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग प्रैक्टिस, यूनिट 3, बैंकों का विनियोजन या एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैंक फंड्स का पार्ट 2 आज हम यहाँ पर देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने बैंक कोषों के प्राप्ति के स्रोत और विनियोजन के ढंग, किस तरह से विनियोजन किया जाता है, उसको हमने देखा कि विनियोजन कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने में किस ढंग से किया जाता है। अब आज के इस कड़ी में आगे हम देखेंगे कि विनियोग का जो क्षेत्र है वह 3 प्रकार से है। पहला है व्यापारिक विपत्र, दूसरा है कोषागार विपत्र, तीसरा है प्रमंडलों के प्रतिभूतियाँ। हम आज व्यापारिक विपत्र के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापारिक विपत्र एक ऐसा विपत्र है जिसमें धन विनियोजित करना श्रेष्ठता माना जाता है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के विपत्र, जो कि एक निश्चित देय तिथि के पश्चात देय होती है, को समय के पूर्व कटौती पर भुगतान कर दिया जाता है और यही कटौती की राशि बैंक के लिए आय होती है। इसमें धन लगाना बैंकों के लिए श्रेष्ठता माना जाता है, क्योंकि सबसे पहला कारण है अल्पकालीन विनियोग। विपत्र सामान्यतः अल्पकाल के लिए लिखे जाते हैं और बैंक द्वारा कम अवधि में कटौती पर विपत्रों का भुगतान कर लाभ कमा लेते हैं। अर्थात छोटी सी अवधि में ही बैंक अपना एक मोटी रकम कमा लेते हैं और एक लंबे समय तक उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है विपत्रों में धन विनियोजित करना सुरक्षित माना जाता है। विपत्र के स्वामी, जो कि लेखक अथवा पृष्ठांकक होता है, जो बैंक का प्रतिष्ठित ग्राहक भी होता है, स्वीकर्ता द्वारा विपत्र की राशि नहीं चुकाए जाने पर धन डूबने की संभावना बहुत ही कम होता है। इस प्रकार यह 100% सुरक्षित होता है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट है पुनर्कटौती सुविधा। विपत्रों में धन विनियोजित करने के पश्चात तरलता वापस आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हम उन विपत्रों को रकम की आवश्यकता होने पर किसी अन्य बैंकों से या अन्य व्यापारियों से भी धन वापस प्राप्त कर सकते हैं और इस कारण इनमें पैसा जमा करने पर हमको तरलता की भी कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मूल्यों की स्थिरता। विपत्रों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इनमें विनियोजित राशि लगभग स्थिर रहता है। हाँ, बैंक के दर में वृद्धि अथवा कमी होने पर वास्तविक प्राप्य राशि या हम नेट उसका वर्तमान मूल्य के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत हानि हो सकता है, किंतु वो भी बैंक के लिए नगण्य माना जाएगा। फिर भी इसे कहा जा सकता है कि ये विपत्रों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट है अधिक आय अथवा दोहरा लाभ कमाना। इनमें विनियोजन करने से जो कटौती की रकम है वो बाद में प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि अगर हम धन उधार देते हैं तो उधार देने पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो बाद में प्राप्त होता है या बीच में प्राप्त होते चले जाता है, किंतु विपत्रों में धन विनियोजित करने पर इसकी जो आय की राशि है वो बाद में न प्राप्त होकर पहले प्राप्त हो जाता है, अर्थात कटौती से पहले ही हमको प्राप्त हो जाता है।
तो इस पहले से प्राप्त कटौती की राशि को भी हम कहीं दूसरे जगह में विनियोजित कर सकते हैं। इस प्रकार हम ब्याज के ऊपर में फिर ब्याज या आय के ऊपर में आय कमाया जा सकता है। इसको कहा जाता है दोहरा लाभ कमाना। नेक्स्ट है निक्षेपों में वृद्धि होना। निक्षेपों में वृद्धि होने से ऐसा है बैंक अपने ग्राहकों के विपत्रों की कटौती करने के पश्चात रकम जो भुगतान करते हैं वो उनके खाते में भुगतान करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बिलों की कटौती बैंकों में कराते हैं उनके खाते भी बैंक में होते हैं। इस प्रकार बिलों को भुनाने के पश्चात प्राप्त राशि को अपने खाते में जमा करा देते हैं। इससे हमको एक खाते में निक्षेप भी प्राप्त हो जाता है और निक्षेप प्राप्त हो जाने पर एक तरल संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब इन विपत्रों में रकम या धन विनियोजित करते समय हमको विशेष सावधानी रखना चाहिए। वो है पहला, पक्षकारों की साख। एक विपत्र की कटौती से पूर्व एक अधिकोष उसके विभिन्न पक्षों के वित्तीय स्थिति व आर्थिक व्यवहारों की जांच कर लेनी चाहिए। इन दोनों तथ्यों से आश्वस्त न होने पर वह विपत्र की कटौती करने से मना कर देना चाहिए। जब एक विपत्र के साथ जहाजी बिल्टी, रेलवे रसीद, बीमा पत्र या अन्य कई प्रकार के प्रलेख हों, तब विनियोजक बैंक को कटौती करने वाले व्यक्ति की सूक्ष्म जांच कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है विपत्रों की पूर्णता। कटौती से पूर्व कटौतीकर्ता बैंक को संदर्भगत विपत्रों की पूर्णता पर भी सरसरी निगाह डाल लेना चाहिए या देख लेना चाहिए कि विपत्र में परंपरागत व वैधानिक दृष्टि से कोई कमी तो नहीं है, उस पर समुचित मात्रा में टिकट लगा हुआ हो, विपत्र की अवधि समाप्त नहीं हुई है और धारक का उस पर निर्दोष अर्थात स्वतंत्र स्वच्छ अधिकार होना चाहिए। विनियोग क्षेत्र का दूसरा पॉइंट है कोषागार विपत्र। इन विपत्रों की गणना भी प्रतिज्ञा पत्रों में की जाती है। इनका विक्रय भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये विपत्र सामान्यतः सप्ताह में एक बार बेचे जाते हैं, किंतु अतिरिक्त कोषों की आवश्यकता होने पर सप्ताह के मध्य में भी बेचे जाते हैं। इन विपत्रों को पूर्व निर्धारित बट्टे पर बेचा जाता है। बट्टे की दर रिजर्व बैंक द्वारा तय कर दिया जाता है और यही बट्टा की राशि खरीदने वाले बैंक के लिए आय होता है। ये विपत्र 91 दिन के लिए जारी किया जाता है। इनके विक्रय के लिए निविदा जारी किया जाता है। जो बैंक जितना कम दर पर बट्टा रखता हो उसे यह विपत्र बेच दिया जाता है। कोषागार विपत्रों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, अपितु इस पर जो दिया गया बट्टा है वही क्रेता बैंक के लिए आय होता है। विपत्रों की परिपक्वता तिथि में क्रेताओं को रोकड़ में राशि प्राप्त हो जाती है। कोषागार विपत्र बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि अल्पकालीन में परिपक्व अर्थात ये भी कोषागार विपत्र अल्पकाल के लिए होते हैं, जिसमें कोष बहुत अधिक लंबे समय के लिए विनियोजित नहीं करना पड़ता है और हमें बट्टा के रूप में आय प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है दोहरा लाभ, अर्थात इसमें भी बट्टा की रकम पूर्व में ही प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण हम बट्टे की रकम को अन्यत्र कहीं विनियोग करके उस पर आय कमा सकते हैं, अर्थात आय के ऊपर में आय कमाकर दोहरा लाभ का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है तरल संपत्ति। यह जो कोषागार विपत्र है वह तरल संपत्ति के रूप में गिना जाता है या माना जाता है, जिसके कारण हमको और अतिरिक्त तरल संपत्ति रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है तुरंत बिक्री योग्य, अर्थात इसके अंतर्गत ये जो विपत्र है वो कभी भी बेचा जा सकता है। बैंकों को अपने रकम की आवश्यकता होने पर वो परिपक्व होने से पूर्व ही
बेचकर अपना रकम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो विनियोग क्षेत्र का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रमंडलों की प्रतिभूतियाँ। शासकीय, अर्धशासकीय तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के अंश एवं ऋणपत्रों में कोषों का विनियोजन किया जाता है। इन पर ब्याज और लाभांश कमाया जाता है। आवश्यकता होने पर स्कंद बिपणी में इनका विक्रय भी किया जा सकता है। इनके जमानत पर ऋण भी लिया जा सकता है। इन प्रतिभूतियों में कोषों का विनियोजन करने से पूर्व नीचे लिखित सिद्धांतों को बैंक को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला है सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक लाभार्जन से पहले सर्वप्रथम अपने मूलधन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे विनियोजित राशि के प्रत्याशी मात्र होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय प्रतिभूतियों को आदर्श माना जाता है, किंतु श्रेष्ठता का संबंध सरकार के स्थायित्व से, महत्वपूर्ण स्थायित्व या उसकी कर्षण शक्ति से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे एक अस्थायी सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां तुलनात्मक दृष्टि से असुरक्षित मानी जाती है। जैसे सीमित कर्षण शक्ति वाली सरकार की प्रतिभूतियों को अच्छा नहीं माना जाता है, उसी प्रकार विदेशी प्रतिभूतियों को भी सदैव सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि विनिमय की दरों में परिवर्तन होने पर विदेशी विनियोगों के मूल्यों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अतः इन सभी प्रतिभूतियों में राशि विनियोजित करने से पूर्व आपको सुरक्षा के सिद्धांतों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है विक्रय साध्यता का सिद्धांत। बैंक विनियोगों की सुरक्षा के साथ साथ प्रतिभूतियों के विक्रय साध्यता पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दृष्टि से अनुसूचित प्रतिभूतियों को अच्छा माना जाता है। ये प्रतिभूतियाँ उत्कृष्टता का स्वयंसिद्ध प्रमाण होती है, क्योंकि स्कंद विपणी बाजार केवल उत्कृष्ट कोटि की प्रतिभूतियों का ही सूची शामिल करता है। इन प्रतिभूतियों के अधिकांश मूल्य समाचार पत्रों में या बुलेटिन में प्रकाशित होते रहते हैं। इन प्रतिभूतियों को विशेषतया परम प्रतिभूतियों की किसी भी बहुत बड़ी मात्रा में बिना किसी प्रकार की अनुचित हानि के बेचा जा सकता है। अतः विनियोजक बैंक मूल्यों की गिरावट की अवस्था में भी संभाव्य हानि से अपना बचाव कर सकती है। नेक्स्ट है तरलता का सिद्धांत। तरलता का सिद्धांत अर्थात रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करने के लिए अर्थात SLR के अंतर्गत निश्चित रकम हमको तरल रूप में रखना पड़ता है। अतः उसको ध्यान में रखकर हम अपने विनियोजन को स्थायी संपत्तियों में या तरल संपत्तियों में विनियोजित करना चाहिए, ताकि उसके निर्देशों की अवहेलना न हो। नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता का सिद्धांत। बैंकों को अपनी कोषों का विनियोजन प्रतिभूतियों के मूल्यों की स्थिरता को भी ध्यान में रखना चाहिए। बैंकों को केवल व्यापारिक लाभ के लिए प्रतिभूतियों में अपने कोषों का विनियोग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिभूतियों के मूल्यों में बराबर उच्चावचन को ध्यान में रखकर कोषों का विनियोजन करना चाहिए। व्यापारिक बैंक अपने कोषों का विनियोजन इन प्रतिभूतियों के बेचने पर होने वाली हानियों को या बाजार में मूल्यों के बढ़ने या घटने की स्थिति को ध्यान में रख कर ही इन प्रतिभूतियों में पैसा विनियोजित कर। नेक्स्ट है नियमित एवं समुचित आय का सिद्धांत।
बैंकों को अपने कोषों का प्रतिभूतियों में विनियोजन करते समय हमेशा ऊंची दर वाली प्रतिभूतियों में ही धन जमा करने का विशेष ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रतिभूतियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें सामान्यतया जिन प्रतिभूतियों में ब्याज की दर या आय की दर बहुत अधिक होता है, तो मान के चलिए कि वहाँ पर उसमें सट्टा भी बहुत अधिक होता है, अर्थात उनके मूल्यों आय मिलने की जो प्रवृत्ति है उसमें बहुत अधिक उच्चावचन देखने को मिलता है। अतः ब्याज की दर या आय की दर कम हो या उससे कम हो, लेकिन नियमित होनी चाहिए। तो नियमित आय वाली प्रतिभूतियाँ अधिक श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट है संतुलन की स्थिति का सिद्धांत। बैंकों को अपनी कोषों का विनियोजन संतुलन की स्थिति बनाए रखना चाहिए, अर्थात बहुत अधिक दीर्घकालीन संपत्तियों में धन विनियोजित नहीं करना चाहिए, अपितु अपनी तरलता की स्थिति को ध्यान में रखकर और संपत्ति की तरलता को ध्यान में रखकर उसकी वापसी को ध्यान में रखकर हमें धन विनियोजित करना चाहिए, अर्थात तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए धन विनियोजित करना चाहिए। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के निर्देशों का सिद्धांत, अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा जो समय समय पर जो निर्देश दिए जाते हैं उन सिद्धांतों का अवश्य पालन होना चाहिए। इन विनियोगों के कुछ नियामक रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, एक व्यापारिक बैंक केवल प्रन्यास कार्य, किसी संपत्ति का प्रशासन, सेफ डिपॉजिट सुविधा प्रदान करने व बैंकिंग व्यवसाय से मिलते जुलते कार्यों के लिए सहायक कंपनियों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बैंक अन्य प्रमंडलों में अपनी दत्त पूंजी एवं संचित कोष का 30% अथवा संबंधित प्रमंडल के दत्त पूंजी के 30% जो दोनों में कम हो से अधिक राशि का विनियोजन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक बैंक को वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को अपने कुल दायित्वों का कम से कम 75% भाग संपत्ति के रूप में भारत में रखना पड़ता है। नेक्स्ट, एक बैंक स्वर्ण एवं चांदी को छोड़कर अन्य वस्तुओं में विनियोग अपने कोषों का प्रयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एक बैंक केवल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए स्थायी संपत्ति का क्रय अथवा निर्माण कर सकता है। विनियोजन की दृष्टि से इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के विनियोजन में कुछ जोखिमें भी हैं। जोखिम को ध्यान में रखकर हमको इस प्रकार के विनियोजन करना चाहिए। सामान्यतया जोखिम पहला है साख की जोखिम, जो कि देश की सरकार में अस्थिरता है, देश में कमज़ोर करारोपण व्यवस्था है। तो इस स्थिति में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में बहुत अधिक उच्चावचन होता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में हानि होने की संभावना भी बने रहती है, जबकि प्रतिष्ठित निजी प्रमंडलों के असफल होने की संभावना अपेक्षाकृत कम होता है। इनके प्रतिभूतियों में राशि विनियोजन करने में हानि कम उठाना पड़ सकता है। अतः इन साख के आधार पर ही हमको सरकारी क्षेत्रों में और गैर सरकारी क्षेत्रों में रकम या धन विनियोजित करते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर सामान्यतः स्थिर रहता है, जबकि प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ते घटते रहते हैं। समयानुसार प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ते चले जाते हैं। इससे वास्तविक आय में गिरावट होने लगता है। इसके साथ ही आपका विनियोग कोषों का विनियोग का अध्याय में विनियोग का अध्याय
समाप्त होता है। अब इसके बाद ऋण ऋण के सिद्धांत या ऋण के प्रकार के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।